गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर की है। यहाँ फर्स्ट चैप्टर का नाम है द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एडवेंस का मतलब क्या होता है? एडवेंस मतलब स्थापना और एक्सपेंशन यानी कि फैलाव। तो किस प्रकार भारत में ब्रिटिश आए, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और बाद में यहाँ पर उन्होंने अपने पैर पसार लिए। पहले तो वो यहाँ पर आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। 1600 से लेके 1740 ईस्वी के लगभग उन्होंने केवल व्यापार के उद्देश्य से ज़्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कार्य किया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उत्तर के कई भागों में उन्होंने अपने साम्राज्य इस प्रकार से स्थापित कर लिया, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया कि वहाँ की जो रियासत के जो राजा थे, राजा महाराजा थे, वो भी उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। तो इसी के अंतर्गत हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश भारत में आए, उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कैसे की और कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ब्रिटिश के आने से पहले भी भारत की जो विशाल संपदा है, जो विशाल संपदा विश्व विख्यात थी, जिसे देखकर विदेशी भारत पर आकर्षित हुए और उन्होंने इसे यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने की उन्होंने सोची। पहले तो कई विदेशी आए, यहाँ पर उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से वो कुछ वर्ष तक यहाँ रहे, कोई और व्यापार किया, परंतु धीरे धीरे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर पूरी तरीके से स्थापित करने का सोच लिया। तो लेट्स स्टार्ट chapter. After the invention of Alexander, the history of India is a long siege of continuous struggle and conflict. सिकंदर जो भारत में आए थे, सिकंदर के समय भारत का इतिहास बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। भारत की जो विशाल संपदा थी, कई जातियाँ और आक्रमकों के प्राचीन काल में जो आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर वो भारत की संपदा से आकर्षित हुए थे। उनमें से कुछ एग्जाम्पल है द साक्स, द हुन्स, द मंगोल अट्रैक्ट टू invention are some example. Some of these inventors either return after their defeat or become a part of this country or intermeeting in social cultural life. इनमें से कुछ जो आक्रमणकारी थी वो तो यहाँ पर लूटपाट करके वापस चले गए, लेकिन कुछ ने यहाँ पर अपने पैर पसारने का विचार किया। The Mughal established mighty empire in the north of India. मुगलों ने उत्तरी भाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। During the Mughal, many conflict across between Mughal Rajput, Mughal Sikhs and Mughal Maratha. मुगल काल में मुगल राजपूत, मुगल सिख्स और मुगल मराठा के कई युद्ध हुए थे। मुगलों आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर केम टू इंडिया, और मुगल पावर के आने के बाद भी कई यूरोपियन पावर भी भारत में आई। द प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम वर द पुर्तगाल, द डच एंड द ब्रिटेन एंड द फ्रांच। पुर्तगाली थे, डच, हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, ब्रिटिश के निवासियों को ब्रिटेन कहा जाता है और फ्रांस के निवासियों को फ्रेंच कहा जाता है। तो ये भारत में आए, भारत में व्यापार के उद्देश्य से ये आए थे। कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस अमॉन्ग देम फॉर ट्रेडर एंड आफ्टरवर्ड फॉर कैप्चरिंग द पॉलिटिकल पावर। पहले तो वो व्यापार के उद्देश्य आए थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल पावर स्थापित कर दी। अल्टीमेटली द ब्रिटिश इमर्ज्ड सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग देयर पावर आफ्टर सिंगिंग पैक्ट विद द इंडियन रूलर एंड एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर देम। अल्टीमेटली एट लास्ट ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। भारतीय राजाओं के साथ कुछ पैक्ट को साइन करके उन्होंने उनके ऊपर पूरा कंट्रोलिंग कर लिया था। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके बाद भी निरंतर भारतीयों ने अपनी आज़ादी के लिए निरंतर प्रयास किए। अल्टीमेटली अचीव इंडिपेंडेंट, और उसे अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट प्राप्त हुई 1947 में। तो इस चैप्टर में हम उसी स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, किस प्रकार से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भारत आई। सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में कुछ इस मेजर एलिमेंट्स हुए जिसके कारण कि
यूरोपियन भारत की ओर आकर्षित हुए। कुछ इस प्रकार से साइंस में कुछ अचीवमेंट, ज्योग्राफिकल कंडीशन में कुछ अचीवमेंट हुए, जिसके कारण उन्हें एक नए व्यापार केंद्र की आवश्यकता थी। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने अमेरिका को, भारत को खोजा, और वाटर रूट के द्वारा, जिसके द्वारा उन्हें एक व्यापार केंद्र प्राप्त हुआ। पुर्तगाल इन इंडिया। अब पुर्तगाल, वास्को डी गामा अराइव इन 1498 इन इंडिया, ओपन द डोर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में यूरोपियन व्यापारियों के लिए व्यापार मार्ग खोल दिया था। द एम्परर एंड द किंग इन इंडिया वेलकम द यूरोपियन ट्रेडर्स। और जो भारतीय राजा थे, भारतीय एम्परर्स थे, उन्होंने इन यूरोपियन ट्रेडर्स का खुशी से स्वागत किया। पुर्तगाल वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड्स। पुर्तगाल पहले थे, फर्स्ट ट्रेडर्स, व्यापारी थे, जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। ए न्यू एरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा's अराइव इन इंडिया। वास्को डी गामा के भारत आने के बाद एक नया ही दौर, व्यापार का एक नया ही दौर शुरू हो गया था। द पुर्तगाल ट्रेडर्स एस्टेब्लिश ट्रेनिंग सेंटर एट कैलीकट। पुर्तगाल ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कैलीकट, गोवा और दमन दीव और हुगली में स्थापित किया। टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेडर ऑफ स्पाइस एंड ब्लैक पेपर, दे फर्स्ट बिल्ड द फोर्ट ऑफ कोचीन इन 1503। और 1503 में उन्होंने कैलीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली, यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स स्थापित किए। फ्रांसिस्को द एमेल्डियन वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट पुर्तगाल वाइसरी बाय द पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505 में सर्वप्रथम पुर्तगाल ने उनका वाइसरी इंडिया भेजा था। विद द हेल्प ऑफ पुर्तगाल फोर्सेज ही टुक दीव अंडर हिज कंट्रोल। द पुर्तगाल वाइसरी ऑल्थो स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, रूलर फॉर बीजापुर इन 1505 में फ्रांसिस्को द एलमेंट को पुर्तगाल का प्रथम वाइसरी बनाकर भारत भेजा गया था। 1509 में पुर्तगाल सोल्जर्स ने दीव पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो यूरोपियन थे वो थे डच हॉलैंड के निवासी थे। द डच ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1606 में डच ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना की गई। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया के जो ट्रेड्स थे, व्यापारी थे, उन पर कंट्रोल करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस बिटवीन द डच एंड द पुर्तगाल इन विच द पुर्तगाल वर डिफीटेड। और फिर पुर्तगाल और डच के बीच में व्यापारिक विद्रोह उत्पन्न हुआ, जिसमें पुर्तगाल की हार हुई और डच ने भारत में अपना व्यापार स्थापित कर दिया। सून आफ्टर डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउसेज इन द कोरमंडल, कोस्टल गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उन्होंने मसाले के व्यापार को इतना तीव्र बना दिया था कि डच ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक अधिकार प्राप्त कर ले। एक अधिकार का मतलब होता है कि पूरी तरीके से पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया था। देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम टू मछलीपट्टनम, और उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। द डच ट्रेडर्स चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लीड, राइस एंड ओपन्स। और जो डच थे उनका जो स्पेशल ट्रेड्स थे वो थे स्पाइस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लेड, राइस। द मेन डच फैक्ट्रीज वॉज एट पुलिकट वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स। डच की जो मेन फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी, वहाँ पर उन्होंने गोल्ड कॉइन को चलाया था, जिसको पगोड़ा नाम से जाना जाता है। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी प्रूव्ड टू बी fatal blow to the Dutch company in India. England and Dutch fought a battle of Vedra in 1759. उसके बाद इंग्लैंड और डच के बीच में 1759 में
युद्ध हुआ जिसमें डच हार गई। डच वॉज डिफीटेड एंड लॉस्ट देयर फोर्स। डच पूरी तरीके से हार गई और उन्होंने अपना जो फोर्स था वो पूरी तरीके से लॉस कर दिया। एंड देयर ट्रेड रिसीव द मेजर सेटबैक, और उन्हें अपना यहाँ से भारत से अपना व्यापार समेटकर वापस जाना पड़ा। स्लोली द इन्फ्लुएंस ऑफ द डच ईस्ट इंडियन कंपनी टू एन एंड इन इंडिया, और धीरे धीरे डच का भारत से व्यापारिक संबंध पूरी तरीके से खत्म हो गया। द ब्रिटिश इन इंडिया। नेक्स्ट जो यूरोपियन देश थे उनमें ब्रिटिश थे। लाइक अदर यूरोपियन नेशन द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो कीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया। अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे ही ब्रिटिश भी ये चाहता था कि उसके भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध स्थापित हो। द लीडिंग कैपिटलाइज्ड इन ब्रिटेन फॉर्म्ड द ईस्ट इंडियन कंपनीज ऑन द 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशूड ए चार्टेड प्रोवाइड 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्ट तैयार किया, उसमें उन्हें 15 साल के मोनोपोली इन ट्रेडिंग। दूसरे यूरोपियन देशों की तरह ब्रिटेन ने भी भारत में व्यापार करने की ठानी और 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद वहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर तैयार किया जिसमें 15 साल का एक अधिकार ट्रेड ईस्ट इंडियन कंपनी को सौंप दिया। उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आई ट्रेड करने के उद्देश्य से। उसके बाद और भी कई यूरोपियन कंट्रीज भारत में आई ट्रेड करने के उद्देश्य से, जिसमें से फ्रांस था। फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में मतभेद हुए ट्रेड्स को, व्यापार को लेके, जिसमें फ्रांस की हार हुई और ईस्ट इंडियन कंपनी की जीत हुई और ईस्ट इंडियन कंपनी ने पूरी तरीके से भारत पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया था। डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्परर एंड द कंसलेंट्स ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब किस प्रकार से मुगल साम्राज्य एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जिन्होंने 300 से 400 वर्ष तक भारत में राज किया था। ऐसा अचानक क्या हुआ जिसके कारण मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे करके पतन हो गया। मुगल साम्राज्य जिसकी नींव बाबर ने 1526 में डाली थी, उसके बाद कई शक्तिशाली शासक आए मुगल साम्राज्य में जिन्होंने भारत पर बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया, जैसे बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। ये सारे बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे आखिरी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। औरंगजेब के जाने के बाद जो मुगल साम्राज्य है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। मुगल साम्राज्य ने बाद में कई वर्षों तक, औरंगजेब के बाद भी कई वर्षों तक उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, परंतु वो केवल नाम मात्र का था। उनके बीच में आपस में ही राज सत्ता को लेके उनके बीच में मतभेद उत्पन्न होते रहे थे, जिसका फायदा ईस्ट इंडियन कंपनी ने उठाया। ईस्ट इंडियन कंपनी जो कि भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, उनका केवल एक लक्ष्य था, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। किसी भी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार का नैतिक, अनैतिक, अच्छा बुरा नहीं था। 15 वर्ष का जो एलिजाबेथ ने उन्हें जो 15 वर्ष का चार्टर तैयार किया था, उसमें उन्हें हर प्रकार का अधिकार दिया था कि वो अपना अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य कर सकता है। और इसी का अनुसरण करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने साम्राज्य की स्थापना भारत में की। जैसे कि मैंने बताया, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से पतन की स्थिति में आता जा रहा था। मुगल साम्राज्य इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि उन्होंने 300 से 400 वर्षों तक राज किया, पर औरंगजेब के बाद जो आगे के सम्राट थे वो आपस में ही उनमें मतभेद होने शुरू हो गए, जिसके कारण जो छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हुई, मराठास हुई, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गई और उन्हीं का फायदा ईस्ट इंडियन कंपनी ने उठाया। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने देखा कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट में
हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने पैर पसारे और किस प्रकार से धीरे धीरे करके भारत में उन्होंने अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ओके, थैंक यू।